हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल तार्किक ज्ञान पर। हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2014 के भाग फर्स्ट, जो पेपर फर्स्ट था उसके भाग फर्स्ट को, बाल विकास एवं शिक्षण विधि। तो आगे बढ़े इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, चलिए बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है, कैसे होता है? स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, या जन्मजात तथा अर्जित, या अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो जो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण है वो बांटा गया है जन्मजात और अर्जित में। जो अब्राहम मैस्लो जी ने क्या किया है, अभिप्रेरणा को दो भागों में बांटा है, एक है जन्मजात और दूसरा है अर्जित। जन्मजात में कौन सी अभिप्रेरणा आती है? भूख, प्यास, विश्राम, निद्रा। और अर्जित अभिप्रेरणा में उन्होंने क्या बताया, जैसे सामाजिक है, रुचि है या प्रतिष्ठा है, ये जो है अभिप्रेरणा होती हैं। कौन सी होती हैं? अर्जित अभिप्रेरणा होती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण कैसा हो सकता है? सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, या ये सभी? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बनता है सभी, क्योंकि जो सीखने का स्थानांतरण क्या होता है भाई, अगर कोई अधिगमी है, सीखने वाला है, अगर एक क्षेत्र में वो पहले से जो चीज़ सीख चुका है या एक ज्ञान को अगर दूसरी नई चीज़ सीख रहा है, उसमें अगर उसका काम आ जाता है पुराना वाला ज्ञान, तो वो सकारात्मक हो जाता है। लेकिन अगर दूसरी नई चीज़ सीखने में अगर वो चीज़ नहीं हेल्प करती है, तो फिर वो शून्य स्थानांतरण हो जाता है। इसके अलावा और भी स्थानांतरण है, जैसे क्षैतिज स्थानांतरण, ऊर्ध्व स्थानांतरण, है ना, ये सब होते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मन अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मन अंतर्दृष्टि द्वारा, तो इसमें मनोविश्लेषणवाद, या फिर व्यवहारवाद, या संबंधवाद, या फिर गेस्टाल्टवाद। तो इससे देखिए, मन जो अंतर्दृष्टि है इसे सूझ का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। और इसको जो है किसने प्रतिपादित किया था? इसको जो गेस्टाल्टवादी थे, जर्मन मनोवैज्ञानिक, उन्होंने। इसमें गेस्टाल्टवाद में कौन कौन से आते हैं ये भी अक्सर पूछ लेता है। वर्दिमर आते हैं, कोफका आते हैं, कोहलर आते हैं, है ना। तो ये इनके जो है मुख्य मनोवैज्ञानिक हैं इस सिद्धांत वाले, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? विलियम जेम्स ने, स्किनर ने, एबिंगहॉस ने, या बार्टलेट ने? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बनता है एबिंगहॉस। इन्होंने ही जो है सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनके अनुसार क्या होता है, निरर्थक शब्दों के प्रयोग से धीरे धीरे जो है सार्थक शब्दों का प्रयोग क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। इनके अनुसार ये माना गया है। अगला क्वेश्चन है, सीखने के नियम दिए हैं, किसने दिए हैं? पावलाव ने दिए हैं, स्किनर ने दिए हैं, थॉर्नडाइक ने दिए हैं, या फिर कोहलर ने दिए हैं? सीखने के नियम देखिए, सीखने के मुख्य 3 नियम होते हैं, जिससे किसने दिया है? थॉर्नडाइक जी ने दिया है। और वो 3 नियम भी पूछ लेता है अक्सर, 4 ऑप्शन दे देता है, 3 होते हैं, एक नहीं होता है, उसको चूज करना होता है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो जो नियम है इनके, वो है तत्परता का नियम, दूसरा है प्रभाव का नियम, और तीसरा क्या होता है? अभ्यास का नियम, ठीक है। और इन लोगों ने जो है किस किस चीज़ पर अपना प्रयोग किया है, ये भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में। तो पावलाव ने किस पे? कुत्ते पर प्रयोग किया था, स्किनर ने चूहे और कबूतरों पर किया था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, और कोहलर ने किस पर किया था? बनमानुष ने। मतलब ये गेस्टाल्टवादी थे ना, तो इन्होंने एक बनमानुष पर प्रयोग किया था, जिसका नाम भी पूछ लेता है अक्सर। उसका नाम क्या था? सुल्तान था, ठीक है। और ये जो थॉर्नडाइक है, ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? यूएसए के एक मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सीखना है, सीखना क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन है, व्यवहार में परिवर्तन है, या अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम होता है सीखना, या फिर व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, या फिर ये सभी? तो करेक्ट ऑप्शन ये सभी ही बनता है, क्योंकि सीखना जो है, अधिगम जो है, वो क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन भी होता है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन भी होता है, और अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम भी होता है, ठीक है। तो और ये अधिगम जो होता है, ये सतत चलने वाली, जीवन पर्यंत चलने वाली क्या सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ठीक है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती ही रहती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन है, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं, ये बताना है। शारीरिक वृद्धि और विकास को तत्परता कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं, या फिर आनुवंशिकता कहते हैं? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बनता है अभिवृद्धि। शारीरिक जो वृद्धि और विकास है उसे क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। क्योंकि अभिवृद्धि क्या होता है, एक निश्चित समय और एक निश्चित सीमा तक चलती रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
8 नंबर, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसने दिया है? डीवी द्वारा दिया गया है, गिलफर्ड द्वारा, या क्रूज द्वारा, या रॉस द्वारा। जो चिंतन है वो संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, ये दिया है रॉस जी ने। देखिए जो कथन होते हैं इनको तो जो है रटना पड़ेगा है, क्योंकि ये समझने वाली चीज़ तो है ही नहीं, किसने दिया ये सब जो है, जो मुख्य मुख्य होते हैं इनको याद करना जरूर पड़ता है। 9 क्वेश्चन नंबर है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सर्वोत्तम पूछ रहा है, सर्वोत्तम ध्यान रखिएगा। बाल मनोविज्ञान के आधार पर पहला है, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, या फिर कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, तो ये दोनों गलत हैं। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, लेकिन लास्ट ऑप्शन है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर ये माना जाता है कि प्रत्येक बच्चा जो है विशिष्ट होता है, मतलब हर बच्चे में कोई ना कोई एक क्वालिटी ऐसी होती है जो ऊपर वाले की देन होती है, और वो उसको जो है सही दिशा में अगर प्रयोग करे तो वो सक्सेस हो जाता है। तो प्रत्येक बच्चा क्या होता है? विशिष्ट होता है। 10 नंबर प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? जो बाल मनोविज्ञान है उसका केंद्र बिंदु क्या है? अच्छा शिक्षक है, बालक है, शिक्षण प्रक्रिया होता है, या विद्यालय होता है? तो जो बाल मनोविज्ञान का केंद्र होता है वो क्या होता है? बालक ही होता है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान में क्या होता है, इसके अंतर्गत बालक में जितने भी वो शारीरिक परिवर्तन या व्यवहारिक परिवर्तन या सामाजिक परिवर्तन, इन सभी चीज़ों का क्या अध्ययन एवं परीक्षण किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है? ऑप्शन नंबर बी ऊपर है, ठीक है। 11 नंबर देखिए, अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या हैं? जो अच्छी स्मृति होती है उसकी क्या विशेषताएं हैं? शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, या अच्छी धारणा, या ये सभी? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होता है ये सभी है, ठीक है। क्योंकि जो अच्छी स्मृति मतलब जो अच्छी मेमोरी होती है उसमें पुनः स्मरण करने की शक्ति होती है, और शीघ्र किसी भी चीज़ को पहचानने की भी शक्ति होती है ना, और अच्छी धारणा भी उसमें होती है। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये सभी। 12 नंबर प्रश्न है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो संवेग शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ, जो इमोशन बोलते हैं ना इसको, क्रोध और भय, स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो करेक्ट ऑप्शन जो होता है उत्तेजना में, या उत्तेजना भाव में उथल पुथल जो होता है। दो संवेग को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इमोशन बोला जाता है। भाई ई का मतलब होता है अंदर, मोशन का मतलब होता है गति। तो जो अंदर की गति होती है ना, या आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति देना ही इमोशन कहलाता है, जिसे उत्तेजना बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। जो स्किल होती है, स्किल डेवलप करने की या कौशल को सीखने की पहली अवस्था क्या होती है? इसमें पहला ऑप्शन है यथार्थता, दूसरा है कल्पनाशीलता, तीसरा है समन्वय, चौथा है अनुकरण। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होता है वो है अनुकरण, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है भाई, कोई भी अगर स्किल सीखनी है, कोई भी बच्चा है वो जन्म लेता है परिवार में, उसके बाद आसपास अपने वातावरण और घर परिवार से कई चीज़ें देख देख कर उसको अपने व्यवहार में ले आता है, जिसको अनुकरण बोला जाता है। तो सीखने की पहली अवस्था यही मानी जाती है, अनुकरण। अगला क्वेश्चन है, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया। जो मानसिक आयु का प्रत्यय उसे किसने सबसे पहले, थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया, या गिलफर्ड ने, या स्पीयरमैन ने, या बिने साइमन ने? तो इसको सबसे पहले प्रयोग किया था बिने और साइमन जी ने, ठीक है। कब किया था? सन 1905 में, जब जो है बिने ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर ये सफल बुद्धि परीक्षण किया था। 15 नंबर क्वेश्चन है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है? शैशवावस्था पूछ रहा है ना, तो इसमें मॉन्टेसरी भी होती है, खेल विधि भी होती है, किंडरगार्टन भी होती है। तो करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा हमारा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसमें करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, बाल विकास में, जो बाल विकास है ना उसमें क्या होता है? प्रक्रिया पर बल है, या फिर वातावरण तथा अनुभव की भूमिका पर बल है, या फिर गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है, और या उपर्युक्त सभी पर? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होता है, बाल विकास में क्या होता है? गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए गर्भावस्था से किशोरावस्था, जो जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था शैशवावस्था, तो सबकी उम्र आपको जानना जरूरी है। तो जो शैशवावस्था होती है वो बर्थ से लेकर 6 ईयर तक होती है, और जो बाल्यावस्था होती है वो 7 से 12, और जो किशोरावस्था वो 12 से 18, ठीक है, ये अवस्थाएं होती हैं। और गर्भावस्था जो 9 माह तक होती है। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है?
जो बाल विकास है उसका अध्ययन क्षेत्र बताना है। ए ऑप्शन है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, या फिर वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, या फिर व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, या उपरोक्त तो सभी। तो देखिए बाल विकास का आप टेट दे रहे हैं तो बाल विकास का अध्ययन किया ही होगा, तो उसमें पता ही चलता है कि इसमें बालक की जो है विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था है ना, ये सब अवस्थाओं का। और वातावरण का बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका भी अध्ययन किया जाता है। तो जाहिर सी बात है उपयुक्त तो सभी आंसर आपका बनेगा इस क्वेश्चन में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है। जो सर्वाधिक उपयुक्त जीवित क्या रहता है, ये किसका सिद्धांत है, सिद्धांत पूछ रहा है। लेमार्क का है, डार्विन का है, या फिर मैकडूगल का है, या हैरिसन का है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बनता है डार्विन। ठीक है, डार्विन का ये सिद्धांत दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 19 नंबर है, बिने साइमन परीक्षण द्वारा क्या मापा जाता है या मापन किया जाता है, किसका, सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृत्ति का, या फिर अभिक्षमता का। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होता है सामान्य बुद्धि का। अभी ये इससे रिलेटेड ऊपर क्वेश्चन था। बिने साइमन परीक्षण किसके द्वारा होता है, किया जाता है, सामान्य बुद्धि का। ठीक है, इसके द्वारा इसका परीक्षण किया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 20 नंबर है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है उसको कौन से कारक प्रभावित करते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं। शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक योग्यता है, थकान है, या ये सभी। तो इसमें ये सभी प्रभावित करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट को। शारीरिक स्वास्थ्य भी, अगर शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है तो उसका प्रभाव अलग होगा, शारीरिक स्वास्थ्य खराब है तो उसका प्रभाव अलग होगा। अगला है मानसिक योग्यता, ये भी प्रभावित करता है, और थकान से भी प्रभावित होता है इमोशनल डेवलपमेंट। चलिए अगला प्रश्न है, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक सिद्धांत कहा जाता है। ये कथन किसका है। तो ये कथन देखिए किसका है, हरलॉक का है। इन्होंने कहा है सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप जो है क्या होता है, व्यवहार की योजना का अधिगम सामाजिक विकास, योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। ये कहा है हरलॉक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 22, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है। जो सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है वो क्या है, कौशल अर्जन करना है, या फिर ज्ञान अर्जन करना है, या फिर व्यवहार में परिमार्जन करना है, या वैयक्तिक समायोजन करना है। सीखने का सर्वाधिक पूछ रहा है ना, तो सर्वाधिक इसमें क्या होगा, व्यवहार में परिमार्जन। भाई अधिगम क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है ना, तो जो सीखना होता है या अधिगम जिसे बोलते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है, ताकि क्या हो, वो परिस्थितियों के अनुसार खुद को क्या समायोजित कर सके। तो अगला प्रश्न है 23, वाणी दोष नहीं होता है, नहीं होता है चुनना है। 3 में होता है, 1 में नहीं, वो चुनना है। ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण। ठीक है, तो ये तो है ही, अस्पष्ट उच्चारण कर रहा है, ध्वनि परिवर्तन कर रहा है, ये तो वाणी दोष है, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं बनेगा। धीमी या तेज गति से बोलना, या फिर हकलाना और तुतलाना भी जो है दोष है। तीव्र अस्पष्ट वाणी, तेजी से बोलना, और अस्पष्ट वाणी जो समझ में ना आए वो भी दोष है। तो बचा ऑप्शन कौन सा, बी। धीमी या तेज गति से बोलना जो है ये वाणी का दोष नहीं माना जाता है। इसमें क्या होता है भाई, बातों को स्पष्ट रूप से जब कोई नहीं कह पाता है, तो 3 ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग थे, तो वो है क्या, वाणी दोष थे। लेकिन इसमें जो नहीं ऑप्शन है वो धीमी और तेज, भाई अगर वो अपनी बात को स्पष्टता से कोई भी बालक कह रहा है तो वो समझ में आ रहा है, भले वो धीमे या तेज कहे, तो करेक्ट ऑप्शन इसी वजह से बन जाता है, वाणी दोष इसको नहीं माना जाता। अगला प्रश्न है 24, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। सर्वोत्तम विधि पूछ रहा है प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, मूल्यों के महत्व को बताना। देखिए ये विधि तो है, ठीक है, लेकिन सर्वोत्तम ये नहीं है। सर्वोत्तम कौन सी देखते हैं, मूल्यों के पालन ना करने पर दंडित। देखिए दंडित करने का कहीं ऑप्शन है तो वो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, तो ये गलत है, तो उपयुक्त सभी तो गलत ही है, हो ही नहीं सकता। बच्चे 2 ऑप्शन, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य का स्थापन, मूल्य स्थापन। भाई अगर देखिए प्राथमिक स्तर की बात हो रही है तो अध्यापक के व्यवहार में अगर मूल्य स्थापन है, अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो बालक क्या होगा भाई, अनुकरण करके ही तो सीखता है, तो उसी के हिसाब से वो अध्यापक को देखेगा, उसी हिसाब से वो अपने में भी अंदर वैसे मूल्य लाएगा। लेकिन अगर मूल्यों के महत्व को बताने की बात आएगी तो प्राथमिक स्तर का बालक इतनी जल्दी मूल्यों के महत्व को समझ नहीं पाएगा बताने से, क्योंकि वो देखकर सीखता है ना। इसी वजह से ऑप्शन सी सर्वोच्च बनता है। ठीक है, सर्वोत्तम विधि यही मानी जाती है।
25 नंबर कौन सा है? मूल्यों के वर्गीकरण से में सम्मिलित नहीं है। मूल्यों के जो वर्गीकरण में है उनमें क्या सम्मिलित नहीं है? ए ऑप्शन है आध्यात्मिक मूल्य, ये निकेन प्रकारेण धर्मार्जन का मूल्य, या फिर नैतिक मूल्य, या फिर सांस्कृतिक मूल्य। तो इसमें नहीं पूछ रहा है ना, तो नहीं ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। बाकी जो ऑप्शन दिए हैं ये मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित होते हैं, जैसे आध्यात्मिक मूल्य है, नैतिक मूल्य है या सांस्कृतिक मूल्य है। अगला क्वेश्चन है 26, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप क्या है? जो व्यक्तित्व होता है ना उसके संगठन का स्वरूप सामाजिक आर्थिक है, या मनोवैज्ञानिक शारीरिक है, या फिर सामाजिक राजनीतिक है, या मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक है। तो देखिए मनोवैज्ञानिक और शारीरिक जो गुणों के मिलने से क्या होता है, एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जो मनोवैज्ञानिक और शारीरिक गुण होते हैं इसके मिलने से जो है अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। बाकी अगर आर्थिक चीज है इससे मतलब नहीं है, और राजनीतिक सामाजिक ये भी सही नहीं होगा, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक ये भी नहीं सही होगा। करेक्ट ऑप्शन बनेगा इसमें बी नंबर, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है, इन दोनों गुणों की किसी भी मान लीजिए अगर किसी की एक की अनुपस्थिति है, दोनों में से एक की, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक, तो क्या होगा, व्यक्ति के जो व्यक्तित्व का संतुलन जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, या संतुलित विकास उसके दिमाग का नहीं हो सकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। आत्म केंद्रित व्यक्ति क्या होता है? जो आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी होता है, बहिर्मुखी होता है, या उभयमुखी होता है, सामाजिक निर्भर होता है? भाई आत्म केंद्रित व्यक्ति जो है सामाजिक निर्भर नहीं होगा, बहिर्मुखी तो होता ही नहीं है, वो होता है अंतर्मुखी, ठीक है। वो व्यक्ति क्या होता है, अंतर्मुखी जो व्यक्ति होते हैं वो अकेले रहना पसंद करते हैं, और वो बाह्य परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित इतनी जल्दी नहीं कर पाते, मतलब उसमें जो है समायोजित करने में कठिनाई महसूस करते हैं, और ऐसे लोग क्या होते हैं, निराशावादी भी होते हैं। 28 क्वेश्चन है, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का कैसा होता है, वो किस प्रकार का होता है? ऊर्जा बल को लिबिडो जिसको बोलते हैं, वो बाहर की ओर अभिव्यक्त करता है, तो वो किस टाइप का व्यक्ति होगा? ज्ञानात्मक व्यक्ति होगा, कलात्मक व्यक्ति होगा, या बहिर्मुखी व्यक्ति होगा, या धार्मिक व्यक्तित्व होगा? तो उसका व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व, ठीक है। अब ये जो है अंतर्मुखी के जस्ट अपोजिट होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में क्या होता है, वो बाह्य परिस्थितियों के अनुसार जो है खुद को आसानी से समायोजित कर लेते हैं, ठीक है। और अंतर्मुखी क्या थे, वो निराशावादी होते थे, और जो बहिर्मुखी हुए व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं वो इसका अपोजिट मतलब आशावादी होते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। जो कक्षा 4 का बच्चा है, मान लीजिए प्राथमिक स्तर पर है वो, और सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो आप क्या करेंगे? भाई एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करेंगे? उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, या फिर मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे? ये तो बिल्कुल गलत है। स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, या फिर उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे? तो ये भी एकदम गलत है। करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है? स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। तो इसमें क्या करना है भाई, एक शिक्षक होने के नाते सबसे पहले भाई बालक चिंतित बैठा है तो उसे क्या करेंगे भाई, अपने पास बुलाएंगे, उससे बातचीत करेंगे, उससे उसके दुख होने का या चिंतित होने का क्या कारण पूछेंगे। जब कारण आपके संज्ञान में आ जाएगा तो क्या करेंगे, उसका निराकरण करने का भी प्रयास करना चाहिए एक शिक्षक को, और परामर्शदाता की भूमिका इस तरह से निभानी चाहिए। 30 नंबर प्रश्न है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, कौन सा नहीं है पूछ रहा है? अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, या फिर परिपक्वता का सिद्धांत? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो नहीं वाला है वो है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। बाकी जो दिए हैं सिद्धांत वो भाषा विकास से संबंधित हैं, अनुबंधन का है, अनुकरण का है, परिपक्वता का है, ठीक है। तो जो चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट था वो यहीं पर फिनिश होता है। 30 क्वेश्चन होते हैं ना, तो 30 क्वेश्चन क्लियर हो गए। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट लेकर मिलेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।